सपनों के बगैर जीने में क्या रखा है। सपनों के बगैर जीने में क्या रखा है। मेहनत के बिना फिर ये जहां में क्या रखा है। मंजिल पाए बगैर जीना इससे बड़ी सजा क्या है। यूं तो बहुत कुछ है इस दुनिया में, मगर मंजिल जैसा कोई और कहाँ है। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम रेलवे का जो अभी वैकेंसी आने वाला है, खास करके दिसंबर के अप्रॉक्स, उसके लिए जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो, यानी जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, और एक वो जिनका प्रिपरेशन लगभग समाप्त हो गया है, यानी सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या उनका स्ट्रेटजी होना चाहिए अपकमिंग जो भी रेलवे का वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग। अब उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखना होता है, जो पीछे का एग्ज़ाम हुआ रेलवे का उसके अकॉर्डिंग, और आपका जो सिलेबस है रेलवे का वो क्या कहता है। आप ज़्यादा भटकाव में अगर आएंगे या ज़्यादा भटकाव की तरफ चले जाएंगे सिलेबस से, तो आपको समय से सिलेबस भी नहीं होगा, और सबसे बड़ा चीज़ कि एग्जामिनेशन में जो आसानी से नंबर लाया जा सकता है, वो नंबर से आप कहीं दूर भटक के चले जाएंगे या नंबर के बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आप किन स्टूडेंट में से हैं, या आप फ्रेशर हैं या आप प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो पहले हम आपको ये बतलाते हैं कि फ्रेशर वाले क्या करें, यानी फ्रेशर कहने का मतलब जो प्रिपरेशन अभी शुरुआत की है। आप सबसे पहले इस रेलवे की जो वैकेंसीज है उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो फोकस है अगला 8 से 10 महीने का, ज़्यादा दिन का नहीं बोल रहे हैं, 8 से 10 महीने का, उसमें किन किन बातों को हम ध्यान रखें और किस तरीके से शेड्यूल बना के पढ़ें। क्योंकि बगैर शेड्यूल का और बगैर आप टारगेट को लिए हुए, बगैर टारगेट को ध्यान में नहीं रखे हुए आप तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तैयारी तो करेंगे, लेकिन पहुंचना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, अगर ये नहीं पता है तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि रेलवे में जो अभी ड्राइवर का वैकेंसी आएगा और टेक्नीशियन वगैरह का, तो जो पहले बीटेक वाले फॉर्म भरते थे, अब संभावना यही है कि बीटेक वाले समझिए कि ड्राइवर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर बीटेक वाले लोग भर देते थे तो समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो टफ हो जाता था, और जो एग्जामिनेशन में वो लोग जब बैठते थे तो थोड़ा सा हो सकता है कि कट ऑफ का आगे पीछे 5-7 नंबर का इम्पैक्ट वो डाल जाते हैं। तो अगर बीटेक वाले नहीं बैठेंगे तो आईटीआई वाले या डिप्लोमा या पीसीएम वाले जो इंटर जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो नॉर्मली टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होते हैं, पहले भी एलिजिबल थे, आज भी एलिजिबल है। तो पीसीएम वाले के लिए और ख़ास करके जो आईटीआई होल्डर है उनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्योंकि बीटेक वाले फॉर्म भरेंगे नहीं तो ना टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे ना वो ड्राइवर के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, मेट्रो वगैरह में एलिजिबल है बीटेक वाले, लेकिन इधर ड्राइवर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया, खास करके आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए समझिए सदाबहार है। अगर इस बार जो भी आईटीआई किए हुए हैं, अगर इस बार उनका नहीं हुआ तो फिर वो लंबे गैप के बीच फंस जाएंगे। वैकेंसीज कब आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 5 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, वो एक अलग मैटर है। पहले आप प्रिपरेशन को रेडी करके रखिए ना। नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी के लिए जाएंगे तो फिर अलग समस्या आपके साथ क्रिएट होगा, फिर भौकाल बना दिया जाएगा आपको। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अभी से अगर आप इस चीज़ को तैयार करके रखेंगे तो आप एकदम बिंदास रहेंगे। कभी भी रेलवे एग्जाम ले, एकदम नोटिफिकेशन के 2 महीना बाद ले कि 6 महीना बाद ले, आप पे कोई इम्पैक्ट, मतलब मेंटली इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप रेलवे में आप ये चीज़ देखिए कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है पहले उनको लोग बोल रहे हैं मैथ्स और इसके बाद रीजनिंग। आप इस दोनों को, अगर 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मैथ का है और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है, और जीके जीएस की बात करें तो अगर 40, आप सर सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग को टारगेट ये लेके चलिए कि 30 और 30 60 में से हम 55 प्लस लेके आए। 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट रखे, 60 में से 60, 50 प्लस तो जाना ही जाना है। और बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 50 प्लस लेके आए, इनका ज्वाइनिंग हुआ इस बार एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में, पिछला बार ड्राइवर में। उससे क्या होता है कि इसका बर्डन आपको थोड़ा सा कमेगा। बात को समझिएगा, जीके जीएस का बर्डन आपको कमा देगा। और दूसरा सबसे बड़ा बात, आपको जो स्कोर है वो एकदम हाई
पे लेके चला जाएगा, यानी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा आगे लेके चला जाएगा। अगर आप यहाँ से निकाल के लेके चले आते हैं 55 के अप्रॉक्स या 55 प्लस, तो आप 60 में से 60 और लोग लेके आते हैं। ऐसा मैथ्स नहीं है रेलवे का कि आप 30 में 30 नहीं बना सकते हैं। रीजनिंग में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कहीं मिस हो जाए आपसे, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, फिर भी मान लेते हैं ना 55। अगर आप 55 लेके आते हैं, अगर कहिएगा हम बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा खराब है मैथ्स, फिर भी आप रेलवे का मैथ्स ऐसा है कि आप स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते 6 से 7 महीना अच्छे से और एकदम स्ट्रेटजी बना के मैथ्स को पढ़ेंगे। तो बतलाते हैं आपको कैसे पढ़ना है, आप नंबर लेके आ सकते हैं। रीजनिंग में नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बैंकिंग का रीजनिंग नहीं है बहुत पजल या आप नहीं लेके आ सकते हैं। रेलवे का रीजनिंग इतना टफ नहीं है जितना बैंकिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप सोचेंगे तो बहुत बहुत छोटा है उसके सामने। तो आप यहाँ से 30 में बहुत सारा नंबर लेके आ सकते हैं, यानी 30 में बहुत सारा कहने का मतलब 30, मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30, जीके जीएस 40। अब यहाँ पे क्या समस्या है देखिए, आपको एक बात समझाते हैं। अभी जो स्टूडेंट हैं वो खास करके जीके जीएस वाले सेक्शन में जाके फंस रहे हैं। फंस इसलिए रहे हैं कि एक लड़का एक टीचर से जीके फिलहाल नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं। अब क्या है, ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है 5 टीचर से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 5 टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ देखे वहीं से पढ़ रहे हैं, जहाँ वन लाइनर देखा कि अच्छा बीबीआई वन लाइनर बता रहा है उसी को पढ़ रहे हैं। यानी आप एक किताब को न फॉलो कर रहे हैं, न एक किताब पे आपका ग्रिप है, न किसी एक टीचर से आप पढ़ रहे हैं, और भटकाव की तरफ आप जा रहे हैं। पता चल रहा है कि ग्रुप डी में एक बार न्यूमेरिकल पूछा तो न्यूमेरिकल का कोर्स खरीद लिए, इस बार ग्रुप डी में पूछा ही नहीं न्यूमेरिकल, 1-2 कहीं कहीं पूछा। तो आप कुछ चीज़ देखिए, रेलवे का जो जीके है उसका तुलना आप बिहार दरोगा या उत्तर प्रदेश दरोगा से आप नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी का सिलेबस है जीके का, किस पैटर्न पे पूछा जाएगा। रेलवे का वो कोई खास पैटर्न नहीं है जिस पैटर्न को एकदम ध्यान रखिएगा तो 40 में आउट ऑफ 40 एकदम 35 आप जीके में लेके चले आएंगे, नहीं आएगा आपका। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहिएगा। आपका पढ़ा हुआ बहुत अच्छा है, तब 40 में से आप 30 लेके आ सकते, वो भी हर एक कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि यहाँ से 30 और 30 जो ये आपका 60 है, यहाँ से हम 55 प्लस लेके आए, और यहाँ से टारगेट कीजिए कि 40 में हम 24, 25, 23, 22 लेके आए, आराम से मेरिट ज्वाइनिंग तक आप पहुँच जाएगा। 20 भी लेके अगर आते हैं इधर से, अगर आप लेके आते हैं 30, 30, 60 में 55, तो आपका एक सेफ स्कोर हो जाएगा 75। अब आप देखिए, जीके जब आप पढ़ते हैं तो कभी एक किताब को पढ़े, कभी उस किताब को पढ़े, कभी इस किताब को पढ़े, कभी इस टीचर से पढ़े, कभी पता चल रहा है कि डेली करंट अफेयर्स 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई उसकी विशेष ज़रूरत ही नहीं है। अब 2020 का करंट पढ़ के आप क्या करेंगे, और 2 घंटा डेली करंट पढ़ के क्या करेंगे। 6 महीना साल भर का वार्षिक अंक खरीद के भी पढ़ेंगे फिर भी उतना ही नंबर आपको आएगा। तो ऐसा नहीं कि करंट डेली 2 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अपने स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए, आपको स्कोर कहाँ से लाना है, किस सेक्शन से लाना है, अब उस सेक्शन पे कैसे फोकस करना है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो, कुछ लोग क्या करते हैं, सेट खरीद लेते हैं, सेट बनाना शुरू कर दिए। जो फ्रेशर है वो सबसे पहला गलती वहाँ पे करते हैं। आप 1000 सेट बना जाइएगा, जब तक कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होइएगा तब तक आपका मार्क्स ग्रो नहीं करेगा। आप कोई सेट दिए 100 में से आपको आ गया 35, अगला दिन 36, अगला दिन 34, किसी दिन 32, किसी दिन 38, यानी 40 के अगर एक बार आ गया 34-35 तो उसी रेंज में आप घूमते रहिएगा। जब 2 महीना हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, टेस्ट तो दे रहे हैं, मॉक तो लगा रहे हैं, लेकिन मेरा मार्क्स ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप बगैर प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत पढ़ के और मॉक लगा रहे हैं। आप 1000 मॉक लगा जाएंगे लेकिन उससे विशेष फायदा नहीं होगा। कब? जब तक आप कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ के रखेंगे तब। तो सबसे पहले है कि आप सिलेबस कंप्लीट भी ना पढ़े तो 70% के बाद आप मॉक लगाएं। 100 अगर नहीं चाहते हैं, 70 भी कम से कम पढ़े। अब 10-20% पढ़ के सर आप क्या मॉक लगाएंगे बताइए। और मॉक लगाएंगे तो आपका उससे कोई विशेष हर के लिए सॉल्यूशन पलटना पड़ेगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा फिर सॉल्यूशन पलटना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि हमको सबसे पहले टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ना है। टॉपिक वाइज जैसे ही सिलेबस पढ़े तो बुक कौन सा फॉलो करें। अब रेलवे के लिए सबसे बेस्ट है जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो इस दोनों के लिए, चाहे आप रीजनिंग के लिए बात करें या मैथ के लिए बात करें, आप टॉपिक वाइज बुक को प्रीफर करें। जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज मैथ्स के लिए या रीजनिंग के लिए आप किरण का ले लीजिए ना, या आपको जिस पब्लिकेशन पे ट्रस्ट है, रुकमनी का भी ले सकते हैं, आपका जिस पब्लिकेशन पे ट्रस्ट है। लेकिन जो नया स्टूडेंट है उनके लिए
टॉपिक वाइज ही बेहतर है। और हम प्रीफर करते हैं कि आप किरण का रेलवे के लिए जो न्यू स्टूडेंट है वो लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन का सेट है, टॉपिक वाइज है, टाइप वाइज। अगर आप बुक को प्रीफर करना चाहते हैं, बुक के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेलवे के लिए बेस्ट बुक है। चाहे उसमें एनटीपीसी का पीटी हो, मेंस हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, आईटीआई वाला जो या ड्राइवर का हो, टेक्नीशियन वाले का हो, जेई का एग्जाम हो, सारा पूरा कवर किया हुआ है। और 2016 से 2023 तक का जितना भी एग्जामिनेशन लगभग हुआ है, 23 में तो नहीं हो पाया, लेकिन लगभग 22 तक जो भी एग्जामिनेशन हुआ वो सारा उसमें कवर अप है। तो आप उस किताब को बनाएं, किरण का 10,000 प्लस रेलवे के लिए आपको मिल जाएगा मार्केट में, नॉर्मली यूजुअली हर जगह हर दुकान पे आपको मिलेगा। तो टॉपिक वाइज को बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, सेट वाइज खरीदते हैं। सेट वाइज बता रहे हैं आगे किसके लिए जरूरत है। आपके लिए सेट वाइज फिलहाल जरूरत नहीं है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है। अब आप परसेंटेज को पढ़े, रेशियो को पढ़े, आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़े, आप डिस्काउंट को पढ़े, आप टाइम एंड वर्क को पढ़े, आप मान लेते हैं कि किसी भी टॉपिक को, मैथ को पढ़े, मैथ में किसी भी टॉपिक को पढ़े। अब आपको प्रैक्टिस चाहिए कि रेलवे टाइम एंड वर्क से पिछला 6 साल में क्या क्वेश्चन पूछा, ये सबसे बेस्ट बात होता है। और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, और वो भी टॉपिक वाइज वाले में। तो वहाँ एक जगह टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल से शुरू किया, किस लेवल तक लेटेस्ट गया। तो आप टॉपिक वाइज बनाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, मैथ्स या रीजनिंग दोनों को। हम तो कहेंगे आप जीके के लिए भी टॉपिक वाइज प्रीफर कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो भी बुक प्रीवियस आ रहा है उसमें से आप किसी को भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज जो होना चाहिए। तो मैथ रीजनिंग में तो 100%। अब आप सिलोगिज्म पढ़े, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, इनइक्वलिटी पढ़े, या स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़े, या जो भी चीज़ आप पढ़े, वेन डायग्राम पढ़े। अब आप जब सिलोगिज्म पढ़े या वेन डायग्राम पढ़े, तो आप ये देखेंगे ना कि रेलवे पिछला 5 से 8 साल के बीच क्या पूछा। अब इन्हें 2009 का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। अभी 2023 है, तो 2016 से उठाएंगे 2023, 7 से 8 साल काफ़ी होता है। अब 2011 का जीके नहीं ना है, 2007 वाला भी जीके हिस्ट्री का पढ़ेंगे तो काम आ जाएगा। मैथ्स रीजनिंग अपडेट होते रहता है, और अपडेट हुआ भी है। तो जब आप अपडेट को देखेंगे तब आपको आकलन होगा कि नहीं, मेरा जो पढ़ा हुआ है क्या वो सही है कि नहीं। तो जो लोग रेलवे के न्यू स्टूडेंट हैं, यानी जो फ्रेशर हैं, जिनका आईटीआई अभी क्लियर हुआ या जिनका ग्रेजुएशन अभी जस्ट पास आउट हुए, प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, ये प्रिपरेशन का दौर अब शुरू किए, तो फ्रेशर स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे। आपको सबसे पहले ये दो चीज़ पे बहुत फोकस करना है, एक मैथ्स पे, दूसरा रीजनिंग पे। और जीके जीएस को फोकस तो करना है, लेकिन जीके जीएस अब पता ही चल रहा है कि 8-8 घंटे जीके पढ़ रहे हैं, फिर भी स्कोर नहीं हो रहा है जीके में। 6-6 घंटे बहुत सारा लड़का पढ़ता है। तो आप कृपया एक बुक को फॉलो कीजिए, जो भी बुक आपको बेस्ट लगे, लुसेंट ही है, एसपीडी है, या किसी भी पब्लिकेशन का है। ये पब्लिकेशन पे बाइंडेशन नहीं है। एक बुक कंप्लीट पहले करें, और एक बुक जब आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप फिर जब आप टेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, उससे आपका बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। अब आप 10 टीचर से पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूज होकर रह जाएंगे, कभी ये मन करेगा, कभी उनका। और जीके का एक खासियत होता है, हर टीचर का बात और हर टीचर का नोट्स बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे लड़का सबका हाल नहीं होता है कि नया नया इंटर पास किया या ग्रेजुएशन, प्यार या जिसको नया नया हुआ, हर लड़की उसको एकदम लगती है कि मेरे लिए ही बनी है, हर लड़की के पीछे पागल हो जाता है। तो हर लड़की के पीछे वाला पागल वाला बात हो गया है जीके के टीचर के पीछे, कि हर जीके का टीचर आपको अच्छा ही लगेगा। कोई जीके का टीचर खराब लगता है, मैथ का टीचर खराब लग सकता है आपको, किसी का बात हो सकता है ना समझ में आए, कैलकुलेशन का पोर्शन है, आपको बेहतर नहीं लगेगा। लेकिन जीके में तो कोई ऐसा बात है नहीं कि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी होगा, हर बात अच्छे से समझ में आ सकता है। हम भी जीके पढ़ाएं अभी आपको, तो अच्छा समझ में आएगा। तो होता क्या है कि हर अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छा लगता है, और आप अच्छे से समझते हैं कि जब सब अच्छा लगे तो फिर उसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी मन करता है इसको चुने, कभी मन करता है इसको चुने, कभी मन करता है इसको चुने, बाद में मन करता है सबसे थोड़ा थोड़ा बात करें। बस वही चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे लागू हो जाता है। बात समझे? वही एकदम पिंजरे में कैद हो जाइएगा आप उसके बाद। और इस तरीके का जो सिचुएशन जब आपको बनेगा, तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर को देखने का आदत हो जाएगा, हर की बातें सुनने का आदत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जब धीरे धीरे आपके अंदर समाहित हो जाएगा, तो फिर वहाँ से अपने आप को खींच के बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ से बचेंगे। जब आप पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे, तब इसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन में गैप होता है, तुरंत एग्जामिनेशन तो होगा नहीं, कम से कम लगेगा तो 5 से 6 महीना, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और जब आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है अब आपको बतलाते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं,
उनका वाला टिप्स अब आपको अपनाना है। अब उनको क्या करना है वो सुन लीजिए। उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप टॉपिक वाइज अब मत बनाइए। अगर आप कंप्लीट प्रिपेयर हो चुके हैं, अपने आप को देख लिए हैं कि हाँ अब मेरा तैयारी हो चुका है, सिलेबस हो चुका है, तब आप अब जैसे रेलवे के लिए जो रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ, अब आपको ये मैथ से मतलब नहीं है, 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 नहीं है। अब आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को तो बनाएंगे लेकिन थोड़ा चेंज करके बनाएंगे। अब क्या करेंगे वो सुनिए। जिनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना है या जो भी लोग प्रीवियस ईयर बनाना चाहते हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे वो सुनिए। आप एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ लेटेस्ट, एनटीपीसी 2019 वाला, 19 का जो नोटिफिकेशन था वो, अब इसके पहले पीटी वाला पूरा सेट लेके आएंगे। जो भी पीटी का मार्केट में अवेलेबल होगा, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। आप पीटी का पूरा सेट बनाएंगे, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ करंट छोड़ करके। जब पीटी खत्म, फिर एनटीपीसी मेंस का जितना भी सेट हुआ वो सारा। तो सबसे पहले आप एनटीपीसी खत्म करेंगे। एनटीपीसी के बाद लेटेस्ट जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ वो सीक्वेंस वाइज, उसके बाद ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ वो, इसके बाद जो इससे पहले 19 वाला में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था या एएलपी वाला वो, और लास्ट में जेई का जितना भी एग्जाम हुआ इधर वो, यानी सीक्वेंस वाइज एनटीपीसी से शुरू करना है और एक एक को बारी बारी से प्रीवियस खरीद के। अब एनटीपीसी पीटी खत्म हो गया, बना दिए। एनटीपीसी फिर मेंस का लेके आए, वो बना दिए। फिर एएलपी वाला लेके आए, वो बना दिए। फिर ग्रुप डी वाला लेके आए, वो बना दिए। एएलपी टेक्नीशियन का पीटी और मेंस दोनों। अब है क्या, बारी बारी से आप टॉपिक वाइज नहीं बनाएंगे, आप सीक्वेंस में पूरा जितना भी एग्जाम हुआ उसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे आपको क्या होगा, अब जो अगला एग्जाम होगा उसमें आपको क्वेश्चन के बारे में लेवल का अंदाजा थोड़ा सा रहेगा। और 2012-13 वाला का जरूरत नहीं है, जो लेटेस्ट हुआ वो। इसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिन में एक मॉक टेस्ट आप लगाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट है वो, और जो पुराने हैं वो 2 भी लगा सकते हैं, चूँकि उनका सब कुछ हो चुका है तो वो 2 भी लगा सकते हैं। और टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आज गलत कर रहे हैं वो अगला सेट में अगर आए तो गलती नहीं हो। टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट देने के बाद उसमें कहाँ गलती हुआ उस क्वेश्चन को देखना वो सबसे मस्ट होता है। तो सबसे मेन चीज़ होता है कि जब आप फ्रेशर हैं तो आपको टेस्ट शुरुआती दौर में देना नहीं होता है, लेकिन जब आपका प्रिपरेशन हो जाता है 8 महीने 10 महीने बाद, तब आप नॉर्मली आराम से सुबह शाम भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो टेस्ट भी मस्ट है, लेकिन टेस्ट के साथ एनालिसिस मस्ट है। तो आपको यही कहेंगे कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयार हो चुके हैं, दोनों आदमी, कृपया अपना फोकस अपने सिलेबस पे रखिएगा। सिलेबस से इधर उधर मत भटकिएगा, सिलेबस के साथ चलिएगा। गारंटेड है कि बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। आपका रैंक आ सकता है रीजन में। आपको स्कोर के लिए मतलब कट ऑफ क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कट ऑफ से बहुत 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 आगे आप निकल जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि अपना मंजिल, अब हमको जो आईटीआई वाले हैं उनको सोचना है कि हमको ड्राइवर के लिए जाना है, टेक्नीशियन के लिए जाना है, उनका टारगेट है। जो ग्रेजुएट है उनको टीटी के लिए, एनटीपीसी जो फिर अब आने वाला है, तो रेलवे के अकॉर्डिंग अपना टारगेट को फिट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। हर का अलग अलग होता है। अब कोई आदमी एसएससी का तैयारी कर रहा है, उसका अलग होता है। जो रेलवे का है उसका अलग है, बैंकिंग का अलग है, डिफेंस सर्विस वाले का अलग है। कचरा की तरह सबको मिक्स करके अगर प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, तो आप भी मिक्सचर की तरह एकदम घुल मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि किसका तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एम फिक्स होना चाहिए। जब तक मंजिल फिक्स नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बात समझे? तो अपने आप को पहले फिक्स कीजिए कि हमको कहाँ पे जाना है, और कहाँ पे जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। जब तक उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब जिसका टारगेट फिक्स हो गया तो उसको, बहुत लोग कहता है ऑफलाइन बैच में आकर के कि समय नहीं मिलता है। इतना 24 घंटा में 24 घंटा तो पढ़ना नहीं है। पढ़ना कितना देर है? सेल्फ स्टडी करना है 7 घंटा 6 घंटा बहुत हो गया। 7 घंटा मैक्सिमम है सेल्फ स्टडी। अगर क्लास करते हैं तो 2 घंटा आप क्लास जोड़ लीजिए, 3 घंटा क्लास, तो 6 घंटा सेल्फ स्टडी, 3 घंटा क्लास, 6 3 9 पढ़े हुए हैं। जो मान लीजिए जिनका क्लास वाला सब नहीं करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, तो 7 घंटा, 2 घंटा टेस्ट देना है, तो 7 और 2 9 घंटा। ज़्यादा दिन का शेड्यूल है नहीं, 8 से 10 महीने का शेड्यूल है। अब उसमें भी अगर कमाना चाहते हैं तो 8 घंटा में सब कुछ कर लीजिए। कभी कभी माइंड पे भी डिपेंड करता है। इन्हीं का माइंड ज़्यादा तेज है तो उनके लिए 8 घंटा है, इन्हीं के लिए माइंड स्लो है तो उनके लिए 9 घंटा है। 9 घंटा तो ज़्यादा ही बोल दिए, काफ़ी 8 घंटा।
और आप सिविल सेवा का तो तैयारी नहीं कर रहे हैं कि 16 घंटा, वो भी 16 घंटा का ज़रूरत वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी सेल्फ स्टडी 6 घंटा काफ़ी होता है। रेलवे के लिए भी सेल्फ स्टडी 6 घंटा इनफ है, लेकिन कुछ लोग को यहाँ भी समय नहीं मिलता है। फ़ोन से बात है, दुनिया है, दोस्त है, आज यहाँ जाना है, कल वो फेस्टिवल है, कल वो है, इसके चक्कर में जब आप रहेंगे तो ये शुरुआत का 10 महीना 12 महीना आपका अगर ऐसे निकल गया तो बाद में बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना। पहला बार फर्स्ट टाइम अगर कोई लड़का पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम जब आप फ्रेशर हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम भटकाव नहीं आना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनको तो और मुश्किल है, अगर किसी कारण से नहीं हुआ पिछला बार तो इस बार तो उनको और सतर्क रहना है कि इस बार छूट नहीं जाए। उनको तो और भटकाव में नहीं आना, और फ्रेशर वाले को तो आना ही नहीं है, क्योंकि एक बार भटकाव अगर आ गया तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना भी आप मोटिवेशन सुन लीजिए, कितना भी मोटिवेट हो लीजिए, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा दिन तक आपके जहन में नहीं रह पाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने आप को कांस्टेंट करके और टारगेट एकदम मंजिल पे होना चाहिए। ये नहीं कि कोई देख के हंस दी तब पता चला कि उसके पीछे पागल हो गए। कुछ लड़का का ये सब भी लक्षण होता है। पिंजरा में कैद मत होइए, समझ गए ना। पिंजरा में कैद हो जाइएगा तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। जो चीज़ है, जो चीज़ आपके अंदर है, उस चीज़ को पहचानिए। और जानते हैं कि आपके अंदर मेहनत करने का एबिलिटी है। जो अभी आपके एज में 22 लगभग 25 या 26, जो पढ़ने का एक प्रीमियम टाइम होता है, एकदम पढ़ने का एकदम एग्जैक्ट प्रीमियम टाइम होता है, इस प्रीमियम टाइम को भुनाइए और इसमें अपने आप को मेहनत के दरिया में बोलते हैं ना, झोंक दीजिए, वही झोंक दीजिए। और किसी के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा बात होती इधर उधर, दोस्ती ये सब मत किया कीजिए। लड़की जो होती है ना वो पिंजरा की तरह होती है, और ये जो मोहब्बत का जाल होता है इसमें अगर एक बार फंस गए तो निकलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में आप रखिएगा। एक लाइन है, बड़ा अच्छा कहा जाता है कि मोहब्बत अगर पिंजरे से हो तो उड़ने की ख्वाहिशें मर जाती है। समझ रहे हैं इस लाइन को? मोहब्बत अगर पिंजरे से हो जाए तो उड़ने की ख्वाहिश मर जाती है। एक बार अगर प्यार मोहब्बत इस तैयारी के दौरान हो गया ना किसी से, तो फिर बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग कहता है बिहार के आदमी का दिल टूटता है तो यूपीएससी क्रैक कर जाता है। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम है, 100 में 5% लोग का ऐसा होता है। ऐसा हो ना कि अगर दिल टूट के यूपीएससी क्रैक हो जाए तो एक काम कीजिए, सब एक एक आदमी एक एक लड़की से प्यार कीजिए, 2 महीना बाद दिल तोड़ लीजिए, यूपीएससी क्रैक कर जाइए। यही होना चाहिए ना, सब लोग यूपीएससी क्रैक कर जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपवाद के केस में होता है 5%, उसको जनरल में नहीं गिना जाता है। आपको कोई कुछ बोलता है तो बोलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अपना टारगेट को ध्यान रखिए। तो बड़ा अच्छा बात है, हम अक्सर बोलते भी हैं, शोर उठता है तो उठने दो, शोर उठता है तो उठने दो, जज्बात बहता है तो बहने दो। अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो कोई बात नहीं, जज्बात बहता है तो बहने दो। प्रेमिका छोड़ के भागती है तो भागने दो, प्रेमिका छोड़ के अगर भाग रही है तो भागने दो। अपने भी खफा होते हैं तो खफा होने दो। मंजिल के रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, चाहे वो अपना कितना भी खास क्यों ना हो। शोर उठता है तो उठने दो, जज्बात बहता है तो बहने दो, प्रेमिका भागती है तो भागने दो। अपने भी खफा होते हैं तो होने दो। मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा। बस दुनिया से कह दो मुझे खुद से रूबरू होने दो, अब मंजिल तक मुझे पहुंचने तो दो। तो जब आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो फिर सब कुछ फिनिश, सब कुछ आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं, समझे। इसीलिए मंजिल तक पहुंचिए। और जब मंजिल से आपको मोहब्बत होगा ना तो फिर एक बहुत अच्छा बात है कि निगाहें उठती ही नहीं किसी और की तरफ, निगाहें उठती ही नहीं किसी और की तरफ, मेरे महबूब की दीदार ने मुझे इतना पाबंद कर दिया। तो जब किसी से किसी को सच्चा प्यार होता है तो किसी और के तरफ लोग नहीं देखता है। जब आपको अगर एग्जैक्ट मंजिल से प्यार होगा ना तो फिर दूसरा तरफ आपका नज़र नहीं जाएगा। इसीलिए मंजिल से सच्चा इश्क कीजिए। तो मंजिल से अगर आप इश्क करेंगे तो बहुत 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 ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। इसीलिए जो नया स्टूडेंट है वो अपने आप को बचा के रखिए, और बचा के रखिएगा तभी आप सफल हो पाइएगा। और इस जाल में जो होता है ना, ये मतलब लगभग 8-10 महीने का प्रिपरेशन का जो समय होता है शुरुआती दौर में, इसमें अगर किसी जाल में फंस गए, या दोस्ती या मोहब्बत या कुछ भी, तो फिर बहुत मुश्किल है उस चीज़ से निकल कर के वापस आना। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को ध्यान में रखिए और सोचिए
कि हमको कौन सा एग्जामिनेशन के एलिजिबल है। इंटर है, पीसीएम है, अगर आईटीआई नहीं है तो भी टेक्नीशियन दे सकते हैं, आईटीआई तो एकदम ड्राइवर के लिए तो आप हैं ही, ग्रेजुएट हैं तो भी इंटर लेवल पे और भी सारा, यानी जो लगभग राज्यसभा में कुछ दिन पहले ही अश्विनी वैष्णव जी बोले हैं रेल मंत्री कि लगभग 2.5 लाख के अप्रॉक्स सीट खाली है। तो धीरे धीरे, चूँकि इलेक्शन भी है आपका ना, इलेक्शन अगर है तो वैकेंसी जाएगी, ये बात कन्फर्म रही है। 1 महीना पहले या 1 महीना बाद आए तो वैकेंसी जाएगी। आप बस मन से तैयारी कीजिए और बच के तैयारी कीजिए, बस इतना ही कहेंगे कि बचते हुए दुनिया से और अपने आप को कांस्टेंट रखते हुए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस भी जगह पढ़ते हैं, चाहे घर पे बैठ के पढ़ते हैं, रूम में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, दिमाग पे हमेशा अपना टारगेट होना चाहिए और पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। तो आपको इतना ही कहेंगे और वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अब एक टॉपिक के साथ, क्योंकि आज ये बात स्ट्रेटजी था। अब एक टॉपिक शुरू करेंगे कल से, तो आप लोग को कल से एक वीडियो मिलेगा और एक नए टॉपिक के साथ और नई शुरुआत करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।